नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना बीजेपी चीफ की। बता दें कि तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए हैं। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार को पुलिस ने मंगलवार रात उनके करीमनगर स्थित आवास से हिरासत में लिया। दरअसल तेलंगाना बीजेपी चीफ को ऐसे समय में हिरासत में लिया गया है जब 3 दिन बाद 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना राज्य के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने देर रात करीमनगर में बंदी संजय के आवास पर पहुंची और उन्हें अपने ही आवास से हिरासत में लिया। जब बंदी संजय कुमार को हिरासत में ले जाने के समय पर वहां पर तनाव की स्थिति बन गई, जब बीजेपी नेता के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। बता दें कि बीजेपी नेता को नागालैंड के बोमला रामा राम पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और पुलिस का विरोध करने लगे, जहां मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची और बंदी संजय को गाड़ी में बैठाकर रवाना किया गया। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष ने पेपर लीक मामले के लिए बीआरएस सरकार के खिलाफ बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पुलिस ने इसी सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि इसको लेकर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महासचिव प्रमेंद्र रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को करीमनगर स्थित उनके आवास से अवैध रूप में गिरफ्तार किया है। ये तेलंगाना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में खलल डालने का प्रयास है। बता दें कि बंदी संजय पर 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार सांसद बने थे, जहां तेलंगाना में वह बीजेपी का जाना माना चेहरा माने जाते हैं। सीएम केसीआर अक्सर उनके निशाने पर रहते हैं, तो वहीं छात्र राजनीति के समय भी बीजेपी से जुड़ गए थे। यही कारण है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था और सांसद का टिकट देने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। तेलंगाना में बीजेपी चीफ की गिरफ्तारी पर बीजेपी आईटी सेल के आरोप ने केसीआर सरकार पर हमला बोला है। इन्होंने कहा कि आपका अंत अच्छा नहीं होगा। बता दें कि अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि आधी रात के ऑपरेशन में तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पेपर लीक में शामिल होने की मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। केसीआर सरकार के लिए इसका अंत अच्छा नहीं होगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से पर लगाया बैन हटा दिया है। मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम न्यूज़ चैनल पर लगे केंद्र सरकार के बैन को हटा दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीतियों और कदमों के आलोचनों को एक एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता है। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केरल हाईकोर्ट में फैसले को पलट दिया, जहां हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से चैनलों में ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी थी। न्यूज़ चैनल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद इस पर सुनवाई की गई। केंद्र सरकार के लगाए गए बैन को यह कहते हुए हटा दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर देश के नागरिकों के अधिकार नहीं कुचल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज़ चैनल की विशेष याचिका में यह आदेश पारित किया, जहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें चैनल को बैन करने की बात के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया गया था। याचिका को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जाते हैं, इसके समर्थन में ठोस सबूत होने चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का इस्तेमाल कर रही है। उनका यह रुख कानून के शासन के लिए लिहाजा गलत है। दरअसल मीडिया वन टीवी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस चैनल का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस रिन्यू करने से भी मना कर दिया था, जहां 9 फरवरी को इस कंपनी के केरल हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी, जिसे केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर उसका जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अपना पक्ष दिया। इस बात पर नाराजगी जताते हुए अदालत में कहा गया कि सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब देना न्याय मांग रहे याचिकाकर्ताओं को अंधेरे में लड़ने के लिए छोड़ देना जैसा है और यह प्रकृति न्याय के सिद्धांत के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के बैन को रद्द करते हुए कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र और निडर प्रेस का होना बहुत जरूरी है। तो
बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब बिहार में हुई हिंसा की, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया है। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत बिहार में हिंसा कराई गई है, जल्द ही हिंसा का सच सामने आएगा। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि 2 लोग बिहार में इधर उधर कर रहे हैं। सीएम ने राजनीति पटना में पत्रकारों वार्ता के दौरान सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अब हर तरफ शांति है। हम नालंदा और रोहतास दोनों जगह की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। प्रशासन असफल नहीं था। कुछ लोगों ने साजिश के तहत जानबूझकर ऐसी अशांति पैदा की थी। नालंदा और रोहतास में शांति और कानून व्यवस्था की बात दोहराते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो नालंदा में बहुत काम कराया है, कुछ खास नहीं है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। बिहार शरीफ में जिनमें गड़बड़ की थी उन सभी का सरकार पता लगा रही है और प्रशासन भी इस काम में जुटा पड़ा है। तो वहीं अंदर से गड़बड़ी की किसी ने की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि सभी अधिकारी काम में लगे हुए हैं। हर एक घर में जांच की जा रही है। कुछ दिन बाद सब कुछ सच सबके सामने आ जाएगा। तो वहीं बिहार शरीफ में जो धंधा किया गया है वह सब कुछ दिन के दिन बाद सामने आता रहेगा। जांच चल रही है और जो 2 लोग, एक राज कर रहा है और दूसरा उसका एजेंट है, वो दोनों मिलकर ये सब इधर उधर कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पार्टी पर अहिंसा करने का आरोप लगाया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि शांति भंग करने की सीधे तौर पर इसमें बीजेपी पार्टी का हाथ है। काम किया बहुत अच्छे ढंग से, सब चीज कंट्रोल हुआ और एक एक आदमी से हम पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। तो उस सब पर भी जांच हो रही है और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहां कहा के लिए हुआ। तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है। हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या बोलिए, आप लोग सब पटना में है, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप किसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और 2 लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर की, जहां हुई हिंसा की झड़प में पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में मंगलवार की रात को हुए दंगे मामले में पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में करीब 3 नाबालिग हैं। बताया गया है कि जहां 2 समुदाय के बच्चों के बीच विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों ने अपने लोगों को बुला लिया। इसके बाद देखते ही देखते मामला हिंसक रूप ले गया। दरअसल ये घटना अहमदनगर शहर के गजराज नगर इलाके में हुई, जहां दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, जहां इस बीच डंडों से एक दूसरे पर हमला भी किया गया। पथराव के अलावा उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई। जहां हिंसक झड़प के दौरान 3 लोग जख्मी बताए गए, तो वहीं जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि वो क्या बात थी जिस कारण 2 समुदाय के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई, इस पर पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नंदुरबार शहर में बीती रात को 2 गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी भी की घटना सामने आई थी, जहां पथराव की इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते 2 गुट आपस में भिड़े थे। हालांकि इस बात का भी पुलिस ने पूरी तरह से अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने बताया है कि अब इलाके में स्थिति नियंत्रण में है।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उद्धव गुट की, जहां संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। सीधे तौर पर उन्होंने बदले की भावना से काम कर रही महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय पर अपना आरोप लगाया। शिवसेना उद्धव गुट नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय बदले की भावना से काम कर रहा है, जहां फडणवीस के खुद को कारतूस कहने पर भी उन्होंने पलटवार किया। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक सरकार बता डाला। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि ये कहते हैं कि वह कारतूस हैं, दरअसल ये एक भीगा कारतूस है। जो लोग गर्भवती महिलाओं के ऊपर हमला करते हैं, ये नपुंसक सरकार है। तो वहीं डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सावरकर जी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि ममता बनर्जी से भी की बात तो सही है, जहां जहां बीजेपी सरकार नहीं है वहां वहां दंगे कराए जा रहे हैं। किसी भी स्टेट को उठाकर आप देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उन सभी राज्यों में दंगे कराए जा रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के थाने में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर सीएम शिंदे को गुंडा मुख्यमंत्री कहा था। इस दौरान ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फड़तूस गृह मंत्री बताया था। उद्धव ठाकरे के इस बयान का पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे फड़तूस नहीं कारतूस हैं, और इसको लेकर अब संजय राउत ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि फड़तूस नहीं, कारतूस भी नहीं, ये एक भीगा कारतूस है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन पर 34 आरोप लगे गए हैं। बता दें कि इसको लेकर अब उन्हें एडल्ट स्टार को भी हर्जाना देना होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, जहां डोनाल्ड ट्रंप पर आधिकारिक मामले की सुनवाई को लेकर मैनहट्टन में की अदालत पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति पर एडल्ट स्टार्स केस में न्यूयॉर्क ग्रैंड जूरी ने आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दी थी, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले ही एडल्ट फिल्मों में एक्ट्रेस को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के आरोप से जुड़े अधिकारी मामले में गिरफ्तार किए गए। इसके बाद उन्हें कोर्ट पेश किया गया। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप न्यूयॉर्क में पेशी के बाद वापस फ्लोरिडा आए थे, जहां ट्रंप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में के कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश हुए। न्यूयॉर्क की सड़कों पर 35,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी तैयार किए गए। हालांकि उन्हें आरोप बताने के बाद छोड़ दिया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर 8 कारों के काफिलों की अदालत पहुंचे थे, जहां सीधे कोर्ट में अदालत के दौरान उन पर सभी आरोपों की सुनवाई हुई। इस दौरान उन्हें जज ने ग्रैंड जूरी की तरफ से लगाए गए सभी आरोप सील बंद लिफाफे में थमाए गए, जहां कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि ट्रंप को एडल्ट स्टार को $1,22,000 का हर्जाना देना होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में कहा कि वो बेकसूर हैं और 34 मामले उन पर से जुड़े हुए सभी मामले बेबुनियाद हैं। बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना भी पड़ सकता है, जहां ट्रंप के खिलाफ ये नौबत एक पोर्न स्टार की वजह से आई है, जहां उनको पैसे देकर चुप कराने के और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप लगे थे, जिसको लेकर अब उन पर सुनवाई की गई है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं भारत और चीन के बीच चल रही तकरार की। बता दें कि भारत की पलटवार के बाद भी चीन अपने बयानों से नहीं हटा है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद भी चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताया है। बता दें कि चीन ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश पर अपनी संप्रभुता का दावा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जैंगनिन यानी कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि स्टेट काउंसिलिंग के नामों के प्रशासन की शर्तों के मुताबिक चीन अधिकारियों के जैंगनिन पर कुछ हिस्सों के नाम बदले गए हैं। चीन ने ऐसा अपने अधिकारियों को तहत किया है। तो वहीं चीन ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदले थे, जिसके बाद जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में चीन के मंत्रालय की तरफ से घोषित भौगोलिक नामों का यह तीसरा बैच बताया गया। बता दें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के मानकीकृत नामों का
पहला बैच 2017 में ही जारी कर दिया था और इसके बाद 15 स्थानों का दूसरा बैच 2021 में जारी किया गया था, जिसके बाद यह तीसरा बैच तैयार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नजदीकी इलाकों का नाम भी चीन की तरफ से बदला गया है। दरअसल चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता ही नहीं दी है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा चीन बताता आया है। उसका आरोप है कि भारत के उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। चीन के नाम बदलने पर पलटवार करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने मंगलवार को कहा था कि हमारे सामने चीन इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी सामने आई हैं। हम इन नामों को सिरे से खारिज करते हैं। जहां अरुणाचल प्रदेश भारत का एक आंतरिक हिस्सा है और आगे भी अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत तो नहीं बदलती है। तो वहीं अमेरिका ने भी भारतीय क्षेत्र पर चीन के दावों का विरोध किया, जहां व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जीन पेयर ने कहा कि अमेरिका ने उस क्षेत्र को लंबे समय से मान्यता दी हुई है। हम जगहों के नाम बदलकर क्षेत्र पर दावा करने का एक तरफा कोशिशों का विरोध करते हैं। जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी चीन अरुणाचल की जगहों का नाम बदले जाने का जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया है। कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने जून 2020 में चीन को क्लीन चिट दे दी थी, अब हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना मामलों की कर लेते हैं। बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,435 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में 6 महीने बाद कोरोना के नए मामले 4,000 से ज़्यादा आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,435 नए मामले मिले हैं, जबकि 15 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इससे पहले 28 सितंबर को 4,271 मामले सामने आए थे। इस दौरान 2,508 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए थे। बता दें कि फिलहाल देश में 23,091 एक्टिव केस चल रहे हैं। ये 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा मामले बताए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 15 मौतें हुई हैं और ये मौतें सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना से 4 मौतें गई हैं, जबकि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और पुडुचेरी में एक व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण हुई है। इसके अलावा केरल से 4 लोगों की मौत रजिस्टर की गई है। देश में बीते 24 घंटे में 4,435 नए केस सामने आने के बाद 2,905 केस सिर्फ 5 राज्यों से मिले हैं। इनमें केरल सबसे आगे है, जहां 1,000 से ज़्यादा नए केस मामले मिले हैं। इसके बाद दिल्ली में 521 मामले मिले हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 711 कोरोना के मामले नए सामने आए हैं, जहां कर्नाटक, गुजरात में 324 कोरोना के नए संक्रमण मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर अब भारत की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।